चलिए लेट्स डिस्कस द टेस्ट फर्स्टली. What are unicellular and multicellular organisms? ठीक है, तो unicellular that are having one cell, ठीक है, and that one cell it basically do all the processes, ठीक है. And what are multicellular that are having more than one cell? Those organisms we call them as multicellular organisms, ठीक है. तो यूनिसेलुलर में आप अमीबा के एग्जांपल दे सकते थे, पैरामीशियम, दे ऑल आर यूनिसेलुलर, ठीक है. मल्टीसेलुलर में ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एंड एनीथिंग यू कैन गिव एग्जांपल. Why plasma membrane is called selectively permeable membrane? Selectively permeable क्यों कहते हैं? Because it allows only specific things to enter and leave the cells. ठीक है, सारी चीजों को अंदर या बाहर जाने नहीं देती है. That means it controls the entry and the exit of all the things, and it allows only some of the things to enter and exit the cells. ठीक है, that's why it is called selectively permeable membrane. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस करना था, तो वेरी वेरी इजी, ठीक है. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? दे आर प्रिमिटिव इन नेचर, ठीक है. प्रिमिटिव इन नेचर का मतलब क्या है? दे आर नॉट वेरी मच एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस नहीं है. दूसरी साइड पे यूकैरियोटिक दे आर क्वाइट एडवांस्ड, ठीक है. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है. प्रोकैरियोट्स मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स दे आर मल्टीसेलुलर इन नेचर, ठीक है. सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोट्स में क्विक होती है, यूकैरियोट्स में इट इज नॉट वेरी क्विक, इट इज स्लो, ठीक है. न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोट्स में इट लाइज स्कैटर्ड, बिखरा होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेल के अंदर ही रहता है. ओके, सो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स में आप ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जांपल दे सकते थे, ठीक है. और यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गीज एंड बैक्टीरिया. क्लियर? ठीक है, ये तो क्लियर का डिफरेंसेस थे, ये तो हमने किए ही हुए हैं सारे. Why lysosomes are known as suicidal bags of cell? हाँ जी, क्यों लाइसोसोम्स को suicidal bags कहा जाता है? Because हाँ जी, क्यों कहा जाता है? हाँ जी, जब जी बोलिए. Because some empty spaces are there in cytobags that read digestive enzymes and digest microbes, food particles, and worn out cells. So lysosomes, they digest all the worn out cells or everything that is there in the cell, ठीक है. तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, द वेस्ट है, डेड सेल्स है, वर्न आउट सेल्स हैं, वो सारे जो हैं दे आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम, ठीक है. इट बेसिकली बर्स्ट आउट, ठीक है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है. उन सेल्स के साथ साथ ये भी बर्स्ट आउट हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. Smallest cell is RBCs, red blood cell, and the longest cell is nerve cell. Very good, Prakriti. ठीक है, I can see you are giving examples also. ठीक है, draw valuable diagram of plant cell. Plant cell का डायग्राम बनाना है, बस एक चीज याद रखनी है कि जो वैक्यूल बनाना है वो बहुत ज्यादा बड़ा बनाना है. They are having large vacuole, ठीक है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है ना वो साइड पे हो जाता है, इट इज इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल, ठीक है. सेंटर में नहीं बनाना है न्यूक्लियस को, थोड़ा सा साइड पे बनाना है, बस ये याद रखना, ठीक है. जो मैंने आपके डायग्राम्स चेक किए हैं उसमें नॉर्मली आप यही मिस्टेक कर रहे हैं. डिस्कस द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. हाँ जी, क्या फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के? यस कृतिका, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. Nucleus is a spherical dense body which is located in the center of the cell. It brings cell division. It is also helpful in transmission of genes. Very good. ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एंड व्हाटएवर द जीन्स दे आर देयर, इट बेसिकली ट्रांसफर दोस जीन्स फ्रॉम यू, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट, गोल्गी बॉडीज. प्रकृति, फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज. They help in liberate the secretion of hormones, enzymes, and proteins. They are made of tubules and vesicles. ठीक है, so they are having a structure of tubules और they look like vesicles, ठीक है. और ये किसमें हेल्प करते हैं? secretion of proteins, hormones and enzymes, ठीक है जी. क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए, let's do the question answers now. I'm going to share the screen.
फर्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल। ठीक है, तो आपने दो एग्जांपल्स देनी है सिचुएशन की जहां पर आप पुश और पुल कर रहे हो चीजों को। तो ये हमने बहुत सारी एग्जांपल स्टडी की है पुश और पुल की। ठीक है, तो हम कहां पर पुश करते हैं? हैवी बॉक्स को पुश करते हैं। ठीक है, एक प्लेयर जो है वो फुटबॉल को पुश करता है, राइट। तो ये सारी एग्जांपल्स पुश की आ जाती हैं। ठीक है, हम धक्का लगा रहे हैं किसी बॉक्स को, राइट, हम किसी बॉल को पुश कर रहे हैं, बास्केटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? पुश में आ जाती हैं। पुल, किसी चीज को खींच रहे हैं, पुलिंग ऑफ अ डोर। ठीक है, डोर्स को अपनी तरफ खींचते हैं ना, पुल करते हैं। ड्रॉर्स होते हैं, उनको पुल करते हैं, राइट। रोप से किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे उस एग्जाम्पल में जो पर्सन था वो एनिमल्स को पुल कर रहा था। ठीक है, सो एनी एग्जाम्पल कैन बी टेकन फॉर द पुल। ठीक है, तो पुश आपने याद रखना है ऐसे है, पुल जो है वो अपनी तरफ खींचना। तो जो चीजें आप अपनी तरफ खींचते हो उनको पुल में कंसिडर करते हैं। Next is give 2 examples of a situation in which the applied force it causes a change in the shape of an object. There are many examples. ठीक है, clay की शेप चेंज कर सकते हैं हम, रबर बैंड्स की शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डो, जो चपाती डो होता है उसकी कर सकते हैं। स्क्वीजिंग अ प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल्स की भी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एनी एग्जांपल्स यू कैन गिव हियर। Okay, so next is fill in the blanks. To draw water from a well, we have to dash the rope. हमें रोप को क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा? अपनी तरफ खींचना है। अपनी तरफ खींचने को क्या कहते हैं? Yes, अपनी तरफ खींचने को क्या कहते हैं? Yes, I can see in the chat box you are giving your answers. Pull, very good. ठीक है, a charged body dash an uncharged body towards it. क्या करती है एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट? वेरी गुड। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। लोडेड ट्रॉली को मूव करना है। ठीक है, हम उसको पुश भी कर सकते हैं, हम उसको पुल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एनीथिंग वी कैन इंक्लूड। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अदर। नॉर्थ को क्या करेगा? It will repel. Very good. ठीक है, next is an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information you have to fill the gaps. ठीक है, तो आपने इसमें बताना है कि आपको कौन कौन सी ऊपर जो है आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं। मस्कुलर है, कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप और अट्रैक्शन। इनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स हमने इसमें यूज करने हैं। टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। जब उसने बो को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो उसने उसकी क्या चेंज की है? शेप चेंज की है। वेरी गुड। The force applied by the archer to stretch the bow. जब उसने बो को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई हुई है वो कौन सी फोर्स है? This is the muscular force, right? So this is the force of the muscles of the archer. The type of force responsible for the change in the state of motion is an example of. अब स्टेट चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई, अब ये कौन सी फोर्स की एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट की या नॉन कॉन्टैक्ट की? कॉन्टैक्ट की, जहां पर बो, राइट, बो और उसके बीच में क्या हो रहा है? एक कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, बो और एरो के बीच में एक क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है, तभी वो टारगेट पे जाके मिली। While the arrow moves forward towards its target, the forces acting on it due to dash and that ड्यू टू डैश ऑफ एयर। अब उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी कौन सी लगेगी? फ्रिक्शनल। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ऊपर हिंट में फ्रिक्शन दिया ही हुआ है।
फ्रिक्शन ऑफ द एयर एंड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, in the following situations you have to identify the agent exerting the force and the object on which it acts, यानी कि किसके ऊपर फोर्स लग रही है आपने ये बताना है, ठीक है, और कौन फोर्स लगा रहा है आपने ये बताना। ओके, चलिए, फर्स्ट इज squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice। हाँ जी, किसके ऊपर फोर्स लगी है? फोर्स किसके ऊपर लगी है? It is the muscular force that is being applied on the lemon। ठीक है, किसके ऊपर फोर्स लगी है? लेमन के ऊपर फोर्स लगी है। कौन सी फोर्स लगी है? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लेमन बाय, किसने अप्लाई की? हाँ जी, किसने अप्लाई की है? बाय दी फिंगर्स। वेरी गुड, ठीक है, फिंगर्स ने अप्लाई की। अब इसका इफेक्ट क्या होगा उस लेमन के ऊपर? इट विल चेंज द शेप ऑफ द लेमन, लेमन की शेप चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, सेकेंड, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, अगेन कौन सी फोर्स है ये? मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, किसके ऊपर लग रही है? मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टूथपेस्ट। ठीक है, इट इज अप्लाइड ऑन टूथपेस्ट बाय आवर हैंड, हमारे हाथ से। ठीक है, और ये क्या करेगी? इट इज गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब। ठीक है, so it is going to change the shape of the toothpaste tube. Next, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. ठीक है, तो एक हमने स्प्रिंग को होल्ड किया हुआ है विद दी वॉल। ठीक है, एक तरफ हमने उसके एक लोड जो है वो लगाया हुआ है स्प्रिंग पे, और दूसरा एंड जो है वो वॉल के साथ फिक्स्ड है। ठीक है, तो पहले बताओ कि किसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है और कौन सी फोर्स लग रही है? हाँ जी, मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड देयर। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स है, किसके ऊपर लग रही है? स्प्रिंग के ऊपर लग रही है। ठीक है, इट इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगी। किसने अप्लाई की? लोड ने, बाय लोड ऑन स्प्रिंग। ठीक है, by the load on the spring, and that is going to change the shape of the spring. ठीक है, so shape के कारण क्या होगा? The spring it will be stretched. spring जो है वो थोड़ा सा stretch हो जाएगा load के influence के अंदर। Clear? An athlete making a high jump to clear the bar of a certain height. Athlete जो है वो high jump लगा रहा है। ठीक है, किसने फोर्स अप्लाई की? एथलीट ने, बाय एथलीट। किसके ऊपर फोर्स अप्लाई की? ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, कैसी फोर्स है ये? दिस इज अ मस्कुलर फोर्स। इस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा? इस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा? हाँ जी, इट विल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एथलीट। ये एथलीट की स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगी? चेंज करेगी। ठीक है, पहले वो रेस्ट पे था, तो जब वो हाई जंप मारने के लिए मूव हुआ तो इट सेट्स इनटू इट्स मोशन। ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ जी, क्लियर है।
बेटा ए एंड बी पार्ट दोनों में प्रगति देयर इज अ मस्कुलर फोर्स एक्टिंग। एक में टूथपेस्ट के ऊपर मस्कुलर फोर्स लग रही है, टूथपेस्ट ट्यूब के ऊपर, एक में लेमन के ऊपर मस्कुलर फोर्स लग रही है। दोनों के कारण चेंज हो रही है उनकी शेप। ठीक है जी, देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ बोथ लेमन एंड टूथपेस्ट ट्यूब। हाँ जी, नेक्स्ट करें बेटा, 6th क्वेश्चन करें। Okay, coming to the 6th question now. A blacksmith hammers a hot piece of iron. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ब्लैकस्मिथ जो है वो आयरन पीस को, हॉट आयरन पीस को हैमर कर रहा है। ठीक है, while making a tool, एक डिवाइस बना रहा है, एक टूल बना रहा है। How does the force due to hammering affect the piece of iron? अब हैमरिंग से वो कैसे जो आयरन पीस है उसको अफेक्ट करेगा। हाँ जी, क्या होगा हैमरिंग के कारण? So basically the blacksmith, it is applying the muscular force, ठीक है, on the iron object. तो उस force के अंडर क्या होगा? When he is hammering the iron object, that is going to change the shape of the iron. Clear? So he uses the muscular force to change the shape of iron objects to be molded into a desirable shape. ठीक है, तो उसको हैमर कर करके जो उसने उसको शेप देनी है वो उसको उसमें कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. तो हमने क्या किया, एक बैलून था, ठीक है, उसको एक सिंथेटिक क्लॉथ के साथ पहले रब किया हमने, ठीक है, फिर हम उसको एक वॉल के साथ प्रेस किया हमने, राइट। इट वाज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल। अब क्या देखा गया कि जो बैलून था इट वाज स्टिकिंग टू द वॉल। व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पांसिबल फॉर द अट्रैक्शन? हाँ जी, कौन सी फोर्स की थी हमने? जहां पर चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आफ्टर बीइंग चार्ज्ड। जी जयंत बोलिए बेटा। मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली? हाँ जी जयंत, क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बोलिए मनस्वी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? The force that attracts the uncharged objects. So it is a force in which the charged object always attract the uncharged object or the charged object towards itself. ठीक है, so it is a type of attractive force where the charged objects, they mainly attract the uncharged or the charged objects towards them. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। 8th क्वेश्चन। मैम, हाँ जी मैम जो कल ना मैम मनदीप मैम ने ग्रुप में लिंक भेजा था ना एक वीडियोस के लिए, मैम वो असेस कैसे करना है? मैम उस पर क्लिक करते हैं मैम, क्रोम ही खुलता है, आगे कुछ ओपन ही नहीं होता। कौन सा लिंक भेजा था? मैम ने कहा था कि इस पे वीडियोस हैं, मैम वीडियोस का लिंक भेजा था। अच्छा, स्कूल यूट्यूब चैनल का लिंक था? मैम यस। हाँ तो क्रोम के आगे खोलो ना फिर। मैम खोल नहीं रहा मैम, सबका सिर्फ नहीं मैम खुल लोडिंग रहा? हुई जा रही है। बेटा सबका ही नहीं खुल रहा कि बाकियों का खुल रहा है? चलो देख लेना, कहीं और खोल के देख लेना क्रोम के अलावा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड इन योर हैंड। अब मैंने एक बकेट ली है, ठीक है, प्लास्टिक की बकेट है जिसमें पानी है, और मैंने इसको ऐसे पकड़ा है हाथ में,
above the ground level. ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है. Okay, now you have to discuss that why the forces acting on the bucket don't bring any change in its state of motion. अब ऐसे पकड़ा हुआ है तो उसके स्टेट ऑफ चेंज में, उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्यों वो रेस्ट पर ही है मेरे हाथ में? कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं? ऐसे मैंने होल्ड किया है तो कौन सी फोर्स है? फर्स्टली मस्कुलर फोर्स. ठीक है, मस्कुलर फोर्स जिससे मैं उसको ऊपर ऐसे खींच रही हूँ या मैंने उसको ऐसे ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ है. ठीक है, अब इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है जो कि बकेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है? फोर्स ऑफ नॉट, हाँ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वेरी गुड. ठीक है, तो इसमें दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है. ठीक है, एंड बोथ दीज फोर्सेस दे बैलेंस ईच अदर. और यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बैलेंस कर रही हैं. ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कहेगी कि ये बकेट नीचे की तरफ जाए. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो यही कहेगी ना कि हर चीज जो है वो ग्राउंड पे गिरनी चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये नीचे जानी चाहिए. मस्कुलर फोर्स क्या कर रही है? उसको ऊपर रखा हुआ है उसने. ठीक है, ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है. राइट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की टेंडेंसी है कि ये नीचे की तरफ जाए, मस्कुलर फोर्स की टेंडेंसी है ये ऊपर की तरफ जाए. ठीक है, so both are cancelling each other. अच्छा, मतलब आपको लॉग इन करना पड़ेगा उसके लिए पहले. ठीक है, लॉग इन करो पहले मनस्वी जीमेल की. मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करने दो, टाइम इज रनिंग. रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. अब एक रॉकेट गया ऊपर. ठीक है, एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है उस किसी ऑर्बिट में. दो फोर्सेस बतानी है आपने जो रॉकेट के ऊपर एक्ट कर रही हैं आफ्टर लॉन्चिंग द पैड. कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं? मैकेनिकल फोर्स नहीं आएगी यहाँ पर जब जी. यहाँ पर जो दो फोर्सेस होंगी, एक तो ग्रेविटी होगी एंड द सेकंड विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अर्थ और एयर. Force of gravity of earth and force of friction of air. These two forces they will be acting on the rocket. ठीक है, ग्रेविटी कहेगी कि नीचे जाओ, फ्रिक्शनल वाली फोर्स जो है, ठीक है, इट विल बैलेंस इट. एयर है ना, एटमॉस्फेयर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी तो होगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो एयर है वो भी तो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना. तो एयर के प्रेशर को हम कैसे लेते हैं? एज फ्रिक्शनल फोर्स ही है वो, एक तरह से ऑपोजिट फोर्स ही तो लगती है. क्या हो गया? टेंथ क्वेश्चन. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in the water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. देखते हो जब आप ड्रॉपर को प्रेस करते हो तो थोड़े बबल्स आते हैं. Once you release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. ठीक है, the rise of water in the dropper is due to, कल भी बताया था मैंने आपको, किसके कारण होता है ये? It is due to एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बताया था ना कल भी. ठीक है, कि जो हम चीजें सिप करते हैं थ्रू दी स्ट्रॉ या सिरिंज के जो पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें अंडर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब क्वेश्चंस नोट करो कौन कौन से करने हैं. फर्स्ट, सेकंड, 6th, 7th, 8th, 9th.
होमवर्क टू बी सेंट ऑन सैटरडे, पहले हो जाएगा तो भेज देना ग्रुप में। ठीक है जी।